हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7 की सोशल साइंस की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 का ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, यानी कि जो आपकी एक्सरसाइज है हम लोग इस वाली वीडियो में उसको कवर अप करने वाले हैं। क्योंकि अभी तक हम लोग उसके पार्ट 1, पार्ट 2 एंड इवन शायद पार्ट 3 हमने करे हैं इसके। इसमें हम लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से समझा है, कंप्लीट करा है। एंड थैंक यू सो मच जो बच्चे इन वीडियोस को पूरा देख रहे हैं, उनकी थोड़ी भी हेल्प हो रही है। आई एम लिटरली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू बच्चों, थैंक यू सो मच। और आप लोग ये वाली वीडियो भी देखो, आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को लाइक करो, कमेंट करो। और कमेंट से याद आया, एक बच्चा है अभी शर्मा समथिंग करके उनका नाम है, अभी शर्मा @ समथिंग। उनकी रिक्वेस्ट थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैम आप क्वेश्चन आंसर्स भी लेकर आओ, और एक दो बच्चों ने और बोला है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो आ चुकी है। मैंने बोला हुआ आप जो कहोगे उसके अकॉर्डिंग वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो आपने कहा और मैं आ गई। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसके हम लोग करेंगे आज बच्चा क्वेश्चन आंसर, जो आपकी एक्सरसाइज है हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। चलो देखो, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा पहले एक चीज याद रखो, इस वाले चैप्टर में या फिर आपकी पूरी जो बुक आई है सोशल साइंस की, इसमें जो आपके पास एक्सरसाइज है ना, वो सारी के सारी ओपिनियन बेस्ड है। थोड़े से आपके व्यूज मांगे हैं, आपके ओपिनियन मांगे कि आपको क्या लगता है, आपको कैसा लगता है, क्या सोचते हो, ये आपसे पूछा गया है। इन क्वेश्चंस में कुछ बच्चों के आंसर्स में वेरिएशन हो सकती है और डिफरेंसेस हो सकते हैं बच्चों के आंसर में। तो ऐसा मत सोचना मैम उसने अलग लिखा था थोड़ा सा हमारा अलग हो गया है। तो यहाँ पे वेरिएशन डिफरेंस ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि आपसे आपकी ओपिनियन मांगी है। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स वगैरह में आने वाले हैं। तो चलो हम लोग उस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो, चैप्टर ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पूरी ही प्लेलिस्ट का, वहां जाओ, उसको चेकआउट करो, देखो, समझो, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स करने आओ। डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स करोगे सॉरी समझ में नहीं आ पाएगा। एक बार जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सारी ही आप वीडियो देखो, कहीं से भी समझो और फिर क्वेश्चन आंसर्स करो। चलो शुरू करते हैं बिना और ज्ञान बांटते हुए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, व्हाट इन योर ओपिनियन आर 2 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड व्हाई डू यू थिंक दे आर इंपॉर्टेंट। भाई आपसे पूछा गया है आपके अकॉर्डिंग दो आपको बताने जो दो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स लगे हो हमारे इंडिया के, और क्यों आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से ज्योग्राफिकल फीचर थे हमारे। हिमालयाज है, जो माउंटेन्स है, फिर नदर्न प्लेन्स है, यहाँ पे डेजर्ट है हमारे पास, थार डेजर्ट, फिर नीचे आपका जो पेनिनसुला प्लेट्यू वाला पार्ट है, साइड में कोस्टल प्लेन्स है, यहाँ पे आइलैंड्स है। ये सब क्या है हमारे ज्योग्राफिकल फीचर्स है। अब आपसे पूछा गया इन सब में से आपको दो कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे, तो मैंने यहाँ बोला है हमारे ओपिनियन में हिमालयन माउंटेन्स और नदर्न प्लेन्स ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं हमारे इंडिया के। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको नोट डाउन कर सकते हो, जो करना चाहो आप पहले समझना, उसके बाद फिर इसको लिखना अपनी कॉपीज वगैरह में। देखो क्या बोला है मैंने, मेरे अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग हिमालयन माउंटेन्स और नदर्न प्लेन्स जो वाला एरिया है ना, तो पहाड़ों वाला और प्लेन्स वाला, वो दोनों एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैसे फॉर्म हो रहे हैं उसके लिए वीडियो देख लो एक बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर वो सब बताऊंगी तो फिर जो बच्चों ने वीडियो देखी है उनका फायदा क्या होगा। तो एक बार उसको देख लो, आपको समझ में फिर भी नहीं आ पाएगा इतने अच्छे से जहां मैंने उतने डिटेल से समझा रखा है। देखो कहते हैं हिमालयन माउंटेन्स जो है वो जरूरी क्यों है। देखो आपको पता है कि जो हमारे नॉर्थ इंडिया वाला जो ये पार्ट है, यहाँ पे मैंने कहा हुआ है यहाँ पे हमारे पास ये हिमालय नीचे तक है ना, यहाँ से शुरू होते हैं और ऐसे ऐसे करके आगे तक वो जाते हैं। 3 लेयर है, आपको ये पता है, 3 रेंजेस है, ग्रेटर हिमालयाज है, फिर जो आपके हिमाचल वाले हैं, और फिर शिवालिक है। अच्छा कह रहे हैं अगर ये हिमालयाज मैंने कहा इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको पता है ऊपर जो आपका आर्कटिक रीजन है, मतलब जो बहुत ठंडा 90 डिग्री और जब पोल वाला एरिया है ना, 90 डिग्री नॉर्थ पे जो पोल है, पता है ना, आप लोगों को समझा चुकी हूँ वीडियोस में, इसलिए बोल रही हूँ एक बार जाके वीडियोस को चेकआउट जरूर कर लेना। ये मान लो हमारे अर्थ की शेप है, यहाँ पे ऊपर नॉर्थ पोल है 90 डिग्री, ठीक है, बहुत ठंडी हवाएं चलती है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे इसके जो आपके हिमालयाज है, अगर ये हिमालयाज ना हो तो जो इससे बहुत ठंडी ठंडी चिली हवा आती है वो ठंडी हवा हम सब तक आएगी, और जो हमारे यहाँ का टेम्परेचर क्लाइमेट इतना नॉर्मल रहता है वो नहीं रह पाएगा। आप देखते हो चाइना देखो बाहर ही है, तिब्बतन प्लेट्यू देखो बाहर ही है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान
इन जगहों पे क्या होता है, ये जगह ठंड में बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। यहाँ का टेम्परेचर इंडिया के टेम्परेचर की तरह नॉर्मल नहीं रहता है, बल्कि बहुत ज्यादा ठंडा होता है। क्यों होता है? इसी वजह से, क्योंकि उनको रोकने के लिए हिमालयाज नहीं है। हमारे ऊपर तो हिमालयाज है, हमको नीचे वाले नॉर्दर्न प्लेन्स को या बाकी पूरे के पूरे इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उन ठंडी ठंडी हवाओं से। अगर वो नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात, अब और क्यों इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि भाई हमारे लिए पैसा कमा के देते हैं। पैसा कैसे कमा के देते हैं? क्योंकि आपको पता है हिमाद्री, हिमाचल, ये सब अलग अलग जगहों पे हिल स्टेशन भी हैं जहां पे टूरिज्म बहुत अच्छा होता है। अलग अलग देशों से, इवन अपने ही देश के अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं उसको घूमने के लिए, उसे हम बोलते हैं टूरिज्म। तो टूरिस्ट जगह है वो अच्छी खासी, तो वो आते तो वहां से पैसा अच्छा खासा होता है। जैसे अभी आप लोगों को पता होगा जो पहलगाम वाला अटैक हुआ था अभी, उसमें क्या हुआ है, बहुत सारे जो टूरिस्ट ने अपने टिकट्स वगैरह करा रखी थी वहां पे घूमने की, वो सब कैंसिल हो गई। वहां के लोगों का मेन अर्निंग का सोर्स ही क्या है? आपका टूरिज्म है। तो वहां से हमारी जो इकोनॉमिक यानी कि पैसे के रूप में जो हमारी इंपॉर्टेंस थी वो भी पूरी उससे हो रही थी, जो कि अब नहीं हो पा रही है। तो आपको याद रखना है, हमारे ओपिनियन में माउंटेन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स इंपॉर्टेंट है। माउंटेन्स क्यों? बिकॉज वो बैरियर की तरह, कोई भी चीज जो किसी चीज को रोकती है उसे हम बोलते हैं बैरियर। बैरियर की तरह काम करती है फ्रॉम द चिली विंड जो ऊपर से आ रही होती है, ब्लोइंग फ्रॉम द आर्कटिक रीजन से। आर्कटिक रीजन से आती है साउथ की तरफ, जो कि चाइना को या जो बाकी अदर नॉर्दर्न कंट्रीज हैं ऊपर की सारी उन सबको बहुत ठंडा रखता है, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, साथ साथ एनहांस करता है यानी कि बढ़ाता है किसको? टूरिज्म को हमारी कंट्री में। ऑल्सो आपको बताए हिमालय से ही यहाँ से आपकी इंदस नदी, यहाँ से आपकी गंगा और यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ही नदी जो है हिमालय से ही बहती है। तो हमने कहा है मेजर सोर्स है ये पानी का, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो नॉर्दर्न प्लेन्स क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि जब भी तीनों नदियां हैं जब बहती है तो अपने साथ सैंड, सिल्ट, क्ले ये सब लेके आती है और इन सबको आपके प्लेन्स में यहाँ पे डिपोजिट कर देती है ना। और जहां पे डिपोजिट कर रही है वहां पे मिट्टी बनती है। कौन सी मिट्टी होती है? अलूवियल सॉइल। जिन बच्चों ने वीडियो देखी है उनको पता है, अलूवियल सॉइल बनती है। और वो जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा ही उपजाऊ होती है, यानी कि बहुत फर्टाइल होती है। और क्योंकि फर्टाइल होती है इसलिए वहां पे एग्रीकल्चर होता है, खेती बाड़ी होती है। और क्योंकि हमें पता है कि अभी भी हमारे देश की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है, तो यहाँ पे इन प्लेन्स में आप लोग रहते हो, जैसे पंजाब है, यूपी है, दिल्ली है, बिहार है, हरियाणा है, ये सब लोग अभी आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं। तो इन सब यहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा होती है इसी वजह से। अब समझ में आया? तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि नॉर्दर्न प्लेन्स बच्चा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स है हमारी कंट्री के। अभी भी हमारी कंट्री के 54% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है, लिवलीहुड के लिए और खाने के लिए हमारी कंट्री को वहीं से ही ऑलमोस्ट मिलता है। समझ में आगे मैं इसको रब करूं ताकि आप लोगों को दिख अच्छे से जाए बाद में, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो चाहे आप लोगों ने लिखा हो इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ओके, देखो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डू यू थिंक इंडिया माइट हैव लुक्ड लाइक इफ द हिमालयाज डिड नॉट एग्जिस्ट? अगर आपको क्या लगता है, अगर हमारे इंडिया में यहाँ पे ऊपर हिमालयाज नहीं होते तो हमारा इंडिया कैसा दिखता? आपको उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है और एक स्केच सा बनाना है अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करते हुए। देखो पहली चीज, अब जब आपको ये पता है कि हिमालयाज की इंपॉर्टेंस क्या है तो उससे आप समझ सकते हो अगर हिमालयाज ना हो तो हमारा इंडिया कैसा होता। जो आपको ऊपर हिमालयाज दिख रहे हैं ये नहीं होते, मतलब नॉर्मल प्लेन इंडिया ऐसे करके है, कोई हिमालयाज नहीं है, बस नॉर्मल यहाँ पे स्टेट्स वगैरह जैसे बाकी सारा अभी ऐसे ऐसे बनता है, वो नहीं होगा। फिर तो कहते हैं, मैंने देखो क्या लिखा है, विदाउट हिमालयाज इंडिया वुड लाइकली बी मच कोल्डर एंड ड्रायर प्लेस। अगर हिमालयाज नहीं होंगे तो जो इंडिया है वो और ज्यादा ठंडी और सूखी जगह होगी, क्योंकि मॉनसून का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। जो मॉनसून यहाँ से आके टकराता है और फिर यहाँ बारिश करता है वो नहीं करेगा। ठीक है, समझ रहे हो? जो ऊपर से आती हुई ठंडी हवाओं को हिमालयाज रोकते हैं वो हवाएं यहाँ तक आएंगी आराम से, और जो बेल्ट बनती है, जो चीजें होती है मॉनसून को लाने के लिए, बारिश लाने के लिए, वो चीजें यहाँ पे नहीं हो पाती उतनी अच्छी। क्यों, कैसे बोल रही हूँ, आपको बाकी क्लासेस में आगे समझ में आएगा धीरे धीरे करके जब आप और समझोगे इन चीजों को। लेकिन आपको अभी याद रखना है, अगर हिमालयाज नहीं हो हमारे यहाँ तो हमारी जो ये इंडिया है वो सूखी सी जगह हो।
उसमें बारिश भी इतनी अच्छी ना हो और बहुत ठंडी हो, मेन बात है बहुत ठंडी हो, क्योंकि आराम से ऊपर से हवाएं आएंगी। ठीक है, माउंटेन्स में जो माउंटेन बैरियर के रूप में काम करते हैं, सेंट्रल एशिया से या नॉर्थ पोल से, आर्कटिक रीजन से ठंडी हवाओं को रोकते हैं, वो हवाएं आराम से आएंगी। ठीक है, और साथ साथ क्या बोल रही हूं मैं कि रेनफॉल के पैटर्न को भी थोड़ा सा ये इफेक्ट करते हैं, रेनफॉल का पैटर्न को इफेक्ट करते हैं। क्यों लिखा है भाई मैंने ऐसा, क्योंकि जो हमारे यहाँ बारिश होती है ना इंडिया में, वो इसी वजह से होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। जब यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा है ना लो प्रेशर हाई प्रेशर, हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, सेकंड चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे, वैसे उस चीज को वीडियो अपलोड हो चुकी है, मैं इसलिए बोल रही हूँ पढ़ा है। ठीक है, कि जहां पे आपका जहां पर भी टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा वहां पर प्रेशर लो होगा। पता है ना, ये टेम्परेचर हाई प्रेशर लो है ना, और प्रेशर हाई टेम्परेचर लो। और मैंने ये भी कहा था कि जहां पर भी प्रेशर बहुत लो हो जाएगा वहीं पर ही बारिश होगी, वहीं पर ही रेनफॉल होती है। तो अगर यहाँ पर जब तक टेम्परेचर हाई नहीं होगा आपके नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में, गर्मी में बहुत गर्मी नहीं होगी, तब तक लो प्रेशर नहीं होगा, और लो प्रेशर नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी। अब अगर यहाँ पे ठंडी हो जाएगी बहुत ज्यादा तो टेम्परेचर तो लो हाई होगा ही नहीं, टेम्परेचर तो लो रहेगा यानी कि प्रेशर हाई रहेगा, तो बारिश कैसे होगी। ठीक है, समझ रहे हो। आज इन बच्चों ने चैप्टर समझा हुआ है बहुत अच्छे से, सेकंड वाला भी वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इन सब चीजों को, इसलिए बोल रही हूँ बार बार वीडियो देख लो पहले एक बार, छोटी सी ज्यादा लंबी नहीं है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन ठीक है, कह रहे हैं इनके बिना इंडिया वुड बी एक्सपोज टू हार्शर क्लाइमेट, बहुत ज्यादा अलग सा एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा, एक्सट्रीम ठंड हो जाएगी और ज्यादा एरिड होगा, सूखा सूखा सा होगा, और मानसून में भी चेंज पैटर्न में हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं इंडिया हैज बीन कॉल्ड मिनी कॉन्टिनेंट बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रीड, व्हाई डू यू थिंक दिस इज सो। भाई इंडिया को ना मिनी कॉन्टिनेंट कहते हैं, यानी कि छोटा सा कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? अच्छा पहले एक चीज याद रखना, आपको पता है जो इंडिया का नीचे वाला पार्ट है ये वाला, इसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला क्या होता है? जो भी पीस ऑफ लैंड जो कि 3 जगहों से पानी से घिरा हुआ हो, इसे हम सिंपली बोलते हैं पेनिनसुला। अच्छा ये देखो कह रहे हैं कि जो आपका एक चीज बताओ, यहाँ पे इसके ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट में यहाँ पर क्या है आपका बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे क्या है आपका अरेबियन सी, और नीचे क्या है बच्चा, ये आपका सारा का सारा इंडियन ओशियन है। तो आपको पहली बात तो इसमें मैं बेसिक रूप में से बता रही हूँ सिर्फ कि एकमात्र ऐसा ओशियन है ये जो कि किसी कंट्री के नाम पर है। और कोई ओशियन है किसी कंट्री के नाम पे? हमारे पास बच्चा, हमारे पास 5 ओशियन है। पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, सदर्न ओशियन है और आर्कटिक ओशियन है। 5 है ना, पैसा के नाम से आप इसको याद रख सकते हो। ये सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ये मैं ट्रिक है, क्लासेस में भी यूज करती हूँ, तो यहाँ भी आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इंडियन ओशियन एकमात्र ऐसा ओशियन है जो कि किसी कंट्री के नाम पर है। तो अब कह रहे हैं क्यों हम इसी इंडिया को हम मिनी कॉन्टिनेंट क्यों कह रहे हैं, आप लोगों ने जो पढ़ा है उसके आधार पे बताइए। देखो क्या बोल रहे हैं, इंडिया को बच्चा हम मिनी कॉन्टिनेंट बोलते हैं क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एरिया में ही बड़ा है इसलिए, तो रशिया ही बड़ा है, लेकिन जो इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स आपने देखा कितने अलग अलग चीजें, मतलब आपको एक छोटे से पीस ऑफ लैंड में आपको इतना कुछ मिल रहा है। देखो रशिया भी बहुत बड़ा है, चाइना भी हमसे बड़ा है, हमसे बड़ी तो 6 कंट्री है जो हमसे बड़ी है, 6 कंट्री है जो हमसे बड़ी है। देखो हमसे बड़ी कौन सी, सबसे पहली वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री आपकी रशिया। ठीक है, उसके बाद आपकी आएगी कनाडा। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा यूएसए, उसके बाद आपका आता है चाइना, उसके बाद बच्चा आपका आता है बांग्लादेश, एंड उसके बाद आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, एंड फिर आते हैं हम लोग इंडिया। तो ये रकुकवाई के नाम से आप इसको शॉर्ट फॉर्म के रूप में याद कर सकते हो। तो रशिया है, कनाडा है, यूएसए, चाइना, ब्राजील, सॉरी इट्स नॉट बांग्लादेश, इट्स ब्राजील, एंड देन ऑस्ट्रेलिया, एंड देन यहाँ पे आएगा इंडिया। ये सारी कंट्री है जो कि हमसे बड़ी है, हमसे बड़ी है, दिख रहा है हमें। अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रही हूं मैं कि इंडिया से बड़ी तो बहुत सारी कंट्री है, लेकिन क्या इन 6 की 6 कंट्रीज में इतने फीचर्स हैं? हमारे इंडिया में माउंटेन भी है, हमारे पानी भी बहुत सारा, रिवर्स भी बहुत बड़ी बड़ी है, हमारे इंडिया में डेजर्ट भी है, हमारे इंडिया में प्लेन्स भी है, हमारे इंडिया में कोस्ट भी है, इवन वहां पे आइलैंड भी है ना, वहां पे डेल्टा भी बन रहा है, बहुत कुछ है छोटे से पीस ऑफ लैंड में। इसलिए हम बोलते हैं हमारा इंडिया मिनी कॉन्टिनेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, अलग है। आपने देखा है इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। अब हमने देखा नेचुरल बैरियर से सेपरेटेड हो रखा है, यानी कि उसके हमें पता है नॉर्थ में नेचुरल बैरियर है हिमालयस के रूप में, जिसको जो उसको बाकी जगहों से सेपरेट रखता है। यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर है, बता चुकी हूँ फीचर। कल्चर बहुत अच्छा है हमारे यहाँ का, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, बहुत
उनको पता है बहुत डाइवर्स अलग अलग प्रकार के यहाँ पे लोग रहते हैं, तो जितने जितने लोग हैं उतने तरीके यहाँ पे रहने के, कहते हैं जितने देश उतने भेष, ठीक है। हालांकि कहावत कुछ और होती है, वैसे जैसा देश वैसा भेष होता है, वो मैंने उसका जितना देश उतना भेष बना दिया, ठीक है। हिस्टोरिकल इतिहास बहुत अलग अलग है हमारा, कभी ब्रिटिशर्स आते हैं, कभी मुगल आए, तो उससे पहले कोई और था, सब चल रहा है, अब गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, बहुत चीजें यहाँ पर हो रही है। इसलिए हम कहते हैं भाई कॉन्टिनेंट तो हम उसे नहीं कह सकते, लेकिन हाँ क्योंकि वो बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत डिफरेंट है, कि हम उसको सेपरेट रीजन कह सके, बहुत अलग है, बहुत सारे फीचर्स हैं, कल्चरली भी, हिस्टोरिकली भी, इकोनॉमिकली भी, है ना, ट्रेडिशनली भी, ज्योग्राफिकली भी, इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि हाँ एक अलग सा रीजन है जिसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी है, और इसलिए हम इसको कहते हैं मिनी कॉन्टिनेंट। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लिया या फिर लिखना था तो लिख लिया। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चा, फॉलो वन ऑफ द इंडियाज बिग रिवर्स फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स टू वेयर इट मीट्स द ओशन। अब देखो क्या कह रहे हैं, आपको बताए इंडिया की सबसे बड़ी 3 रिवर इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र ही है। कहते हैं इन तीनों में से आप किसी भी एक रिवर को देख लीजिए और उसको देखो कि वो कहां से शुरू हो रही है और कहां तक बह रही है, जब तक वो जाके ओशन में मिल नहीं जाती। आपके कह रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच पीपल माइट यूटिलाइज दिस रिवर अलोंग इट्स जर्नी। कौन कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे रिवर जहां से निकल रही है तब से लेकर के जब तक ओशन में मिल ना जाए तब तक लोग किस किस तरीके से कहां पर कैसे कैसे इस नदी के पानी को यूटिलाइज कर सकते हैं, इसकी पूरी की पूरी जर्नी में। और आपको अपने क्लास में ग्रुप्स में ये सब बातें करनी है। देखो मैंने क्या लिखा, हमने लिया यहाँ पे रिवर गंगा को, क्योंकि गंगा नदी का सारा पार्ट हमारे इंडिया में ही है, वरना इंडस का भी थोड़ा सा पात्र जो ऑलमोस्ट पार्ट है काफी सारा, आप देखते हो ऐसे करके निकलती है ना, यहाँ से निकलती है इंडस नदी और यहाँ जाके सारा पाकिस्तान में फ्लो करती है, ठीक है, इसलिए मैंने इंडस नहीं ली। ब्रह्मपुत्र भी क्या करती है, यहाँ से निकलती है, पहले चाइना में फ्लो करती है पूरी की पूरी, तब जाके, एक सेकेंड रुको, देखो इंडस नदी भी क्या होता है, यहाँ से निकलती है, ठीक है, वहां पे ना गायब हो जाता, थोड़ा सा लास्ट का ले नहीं पाता वो, तो यहाँ से निकलती है फिर पाकिस्तान में फ्लो करती है। जो ब्रह्मपुत्र है वो भी यहाँ से निकलेगी, पहले पूरा चाइना में जाएगी, तब जाके अरुणाचल प्रदेश से हमारे इंडिया में एंटर करेगी। लेकिन जो आपकी गंगा नदी है ना, वो सारी के सारी इंडिया में ही फ्लो करती है, इसलिए मैंने यहाँ पे किसको लिया है, गंगा नदी को लिया है। अब देखो पढ़ते हैं इसके बारे में। हमने कहा वो ओरिजिनेट हो रही है गंगोत्री ग्लेशियर से, आप लोगों ने ये चीज चैप्टर में भी पढ़ी हुई है। अगर मैं एक सेकेंड दिखाती हूँ, अगर मुझे दिख जाए तो वो चीज, अभी एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। जो आपको यहाँ पे ग्लेशियर दिखा रखा था ना, वो गौमुख ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर का वो ऊपर का पार्ट था बिल्कुल, जहां से भागीरथी नदी निकल रही थी गौमुख ग्लेशियर से। मैं उसी पिक्चर को ढूंढ रही हूँ, अगर मुझे वो यहाँ पर मिल जाती है, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, कहोगे तो मैं आपको वहां से निकाल के दिखा दूंगी उसको सीधे गूगल से सर्च करके। और मेरे ख्याल से होनी तो चाहिए, लेकिन है नहीं। देखो ये, देखो यार कि भागीरथ नदी जो है, हमने कहा था देखो ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, ग्लेशियर इस टाइप से होते हैं। और मैंने कहा था इस वाले ग्लेशियर में जो यहाँ पे गौमुख वाला पार्ट है, इसका गौ का मुख, हम इसे गांव का काऊ का मुंह भी कहते हैं वैसे, यहाँ से जो आपकी भागीरथी नदी निकलती है। और जब मैंने ये पार्ट पढ़ाया था तभी मैंने ये बताया था कि यहाँ से गौमुख ग्लेशियर से आपकी भागीरथी नदी निकलेगी। अलकनंदा बेटा आपकी निकलती है बेसिकली केदारनाथ के पास से निकलती है, समवेयर केदारनाथ था, हाँ केदारनाथ या बद्रीनाथ में से कुछ था, वहां से आपकी अलकनंदा निकलती है। और ये दो, अलकनंदा गंदी सी होती है, मेटमैली सी, और ये बिल्कुल साफ होती है, दोनों यहाँ से निकलेगी, ये गंगोत्री से और ये आपकी केदारनाथ या बद्रीनाथ से, इट वॉज बद्रीनाथ या इट वॉज बद्रीनाथ से निकलेगी, हाँ बद्रीनाथ से निकलेगी। और यहाँ से दोनों की दोनों मिलेगी यहाँ पे देवप्रयाग पे, कहाँ मिलती है बताया था मैंने बच्चा, देवप्रयाग पे, यहाँ मिलके आगे फॉर्म करती है गंगा, ठीक है। तो हम इसकी, अब ये नदी जो है यहाँ से ऐसे निकलेगी, अब सारी की सारी आपका जो नदन प्लेन्स है पूरे के पूरे पार्ट पे फ्लो करेगी, फिर जो है नीचे की तरफ जाती है। मैं एक सेकंड दिखाती हूँ अभी आप लोगों को, पहले एक बार यहाँ पे देख लो मैं हमने क्या चीजें मेंशन करी है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि पूरा विजुअल पूरा दिखूं के अच्छे से, तब आप लोग समझो, ताकि आप और अच्छे से इस चीज को समझ पाओगे। देखो कह रही हूँ भैया कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और जाके फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी फाइंड दैट कि मैंने वो कहाँ है वो पिक्चर जो मुझे चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो
ये देखा आपने, यहाँ से निकल रही है, ये देखो गैंग रिवर ऊपर से आ रही है यहाँ से, ये यहाँ से आ रही है गंगा नदी, ये पूरी की पूरी फ्लो करती हुई यहाँ पे आके यमुना भी इससे मिल जाती है, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से आ रही होती है, यहाँ के मिलेगी। और गंगा देखो पूरे में इस तरीके से फ्लो करती 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 जा रही है और यहाँ आएगी। और देखो ये आपका बांग्लादेश है ये वाला पार्ट, इसमें पेन नहीं चला सकती मैं, यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। एक सेकंड रुको, लेकिन मैं दिखा जरूर सकती हूँ आपको जूम करके। देखो अब एक सेकेंड, ये देखो यहाँ से आ रही है, ऐसे फ्लो करती हुई अच्छी खासी, ये पूरा का पूरा यानी कि नदन प्लेन्स वाले पार्ट से ये वाला जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये वाली जहां मेरा आपको ये दिख रहा होगा, ये देखो इसको उसको देखना, कर्सर को देखना, और यहाँ पे ये जो लाइन है आपकी, ये तो आपका बांग्लादेश है, दिख रहा है कि बांग्लादेश, ये वाला जो पार्ट है इसका आधा पार्ट जाता है आपका ये वेस्ट बंगाल में, जैसे हमने कहा था ना कि सुंदरबन डेल्टा बनाती है, वो हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि इसका आधा पार्ट जो है यहाँ पे इंडिया में है वेस्ट बंगाल, और उसका काफी सारा पार्ट जो है कहाँ जाता है, इसका मेजर पार्ट बांग्लादेश में जाता है। और ये क्या बनाता है आपका यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है नीचे का पार्ट, ये आपका है सुंदरबन डेल्टा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। लेकिन आपको ये दिख गया है कि ये देखो ध्यान से कि पूरी की पूरी जो ये वाला है नदन प्लेन्स में ये फैली हुई है आपकी गंगा नदी, दिख गया आपको, गंगा नदी जो है क्या है पूरी की पूरी नदन प्लेन्स में फैली हुई है, मैं इसी की यहाँ पर बात कर रही थी, ठीक है। अब समझ में आ गई वाली चीज। अब एक बार देख लो, कह रहे हैं वास्ट एरिया कवर करती है हिमालयाज का, नदन प्लेन्स का। हिमालयाज में देखा भैया हमने कि ये फ्रेश वाटर का सोर्स है, हिमालयाज में तो अच्छा खासा पानी मिल रहा है, बिल्कुल ताजा पानी फ्रेश वाटर मिल रहा है, और बहुत सारे इकोसिस्टम को, इकोसिस्टम का मतलब क्या है, प्लांट्स को, एनिमल्स को, इन सबको यहाँ पे सपोर्ट करती है। नदन प्लेन्स हम बात करें अगर, तो इसको हम एग्रीकल्चर के लिए भी यूज कर सकते हैं, खेती बाड़ी करने के लिए, पानी में इरिगेशन के रूप में काम आएगी, तो इरिगेशन भी कर रहे हैं हम, इससे पानी दे रहे हैं उस टाइम पे, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं भाई, हमने पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मशीन को साफ करने में, मशीन को क्लीन करने में, यानी कि कोई चीज प्रोड्यूस करने में, बहुत चीजों में मशीन में पानी का इस्तेमाल तो होता है, वो भी कर सकते हैं। पानी पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं कई लोग, जो आसपास के ट्राइबल एरियाज होंगे, जो ट्राइब्स होंगे, जो आदिवासी होंगे, वो यूज करते होंगे इसका। फिशिंग भी यहाँ पर होती है, लोग यहाँ पे नहा भी सकते हैं, लोग यहाँ पे कपड़े भी धोते हैं गंगा नदी के किनारे, ये सब चीजें हमने यहाँ पे देखी हुई है। आप हरिद्वार में कौन सी आपकी यही गंगा नदी है, यहाँ पे लोग नहाते भी है, स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, अलग ही महत्व है, अलग ही महत्वाकांक्षा है इस चीज की। तो क्या है, यानी कि गंगा नदी का हम किस तरह से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे हम उसका यूज कर रहे हैं, कैसे हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जब से वो निकली है से लेकर के जब तक वो अंदर वापस से ओशन में जाके गिर ना जाए, ठीक है। ड्रेन होने का मतलब क्या होता है, गिर जाना, वहां से निकली और यहाँ के नीचे गिर गई बे ऑफ बंगाल। समझ में आ गया कैसे कैसे आप उसका यूज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आपका इसको लिख लो। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई इज द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया रेफर्ड टू एज पेनिनसुलर प्लेट्यू। जब चैप्टर कराया था तब ये चीज मैंने आपको बता दी थी कि सदर्न पार्ट जो इंडिया का, जो ये वाला पार्ट, सॉरी जो ये वाला पार्ट है, इसे हम पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं बेटा पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्योंकि आपको पता है पेनिनसुला क्या होता है, कोई भी एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। क्या बोलते हैं उसे हम, पेनिनसुला। और प्लेट्यू क्यों बोल रही हूं मैं, देखो ये आपका पार्ट बहुत बेकार रहेगा ऑल दो मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे अरेबियन सी है, इसके यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे नीचे इंडियन ओशन है, तीन तरफ से घिरा हुआ है, तो हो गया पेनिनसुला। अब प्लेट्यू क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसका जो महाराष्ट्र से लेकर के पूरा का पूरा मेन पार्ट है, वो सारा का सारा क्या है आपका, डेक्कन प्लेट्यू है। क्या है बच्चा आपका, डेक्कन प्लेट्यू। सुना है ना आपने, ये चीज समझा रखी है मैंने, डेक्कन प्लेट्यू है, जहां पे प्लेट्यू है जो मिनरल्स में रिच होता है, इरिगेशन का भी सोर्स है, क्योंकि यहाँ वेस्टर्न घाट से नदियां निकल रही है यहाँ पे, फिर क्योंकि यहाँ पर हमें कोल मिल रहा है, माइंस है वगैरह, यहाँ पे मिनरल्स है बहुत सारे, तो कोल है, तो उससे यहाँ पे पावर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है यहाँ से, तो बहुत अलग अलग इसके भी यूजेस है। इसलिए हम कहते हैं कि जो सदर्न पार्ट है आपका इंडिया का, वो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, क्योंकि वो लार्ज है, बहुत बड़ा है, फ्लैट है बिल्कुल, और वाटर से घिरा हुआ है, अरेबियन सी इसके वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है, और इंडियन ओशियन साउथ में है, इसलिए पेनिनसुला है। और क्योंकि इसका यहाँ पे बहुत बड़ा प्लेट्यू भी है, जैसे हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, इसके वेस्टर्न पार्ट में जो कि बिल्कुल फ्लैट है, अलग सा लैंडस्केप है, अलग सी इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। तो दोनों को मिला के क्या हो गया आपका, पेनिनसुलर प्लेट्यू। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे हैं विच यूनेस्को हेरिटेज साइट मेंशन्ड इन दिस चैप्टर डिड यू फाइंड मोर इंटरेस्टिंग। आपने इस चैप्टर में 2-3 के बारे में पढ़ा है, 3-4 के बारे में हमने देखा है, जिसको यूनेस्को ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको इन्होंने, जो यूनेस्को है, इन्होंने हेरिटेज साइट, जो कि बहुत ध्यान रखने वाली है, कंजर्व करने वाली, प्रिजर्व रखने वाली जगह है,
उसके रूप में उन्हें बताया गया है। तो 3-4 जगह थी, जैसे आपका एक नेशनल पार्क था वहां पे, ठीक है, ग्रेट नेशनल पार्क था, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, एक आपका वेस्टर्न घाट्स थे, एक आपके सुंदरबन डेल्टा था, और ऐसे कुछ जगह हैं जिनको इस चैप्टर में बताया गया है कि ये यूनेस्को ने इनको हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर करा हुआ है। तो आपको पूछा गया कि आपको इनमें से कौन सी साइट जो है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और क्यों लगती है, तो आपको उसके बारे में पैराग्राफ लिखना है। अब देखो मैंने यहाँ लिखा है भाई, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगा, आई थॉट वेस्टर्न घाट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अब देखो क्यों वेस्टर्न घाट है कौन से, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, आई होप सो आप लोगों को ये बात सब जानते हो, तो आप लोगों की वेस्टर्न घाट है कौन से। चलो दिखा देते हैं। देखो ये सारा का सारा जो पार्ट है आपका, ये वाला जो साइड का है, ये सब क्या है, ये आपका वेस्टर्न घाट है, सारा का सारा दिख रहा है, ये लाइन जो जा रही है लाइन से बल्कि, और इधर वाला जो पार्ट है आपके जहां से ये निकल रहा है, जो जहाँ पे हिल्स वगैरह होते हैं ना बेसिकली, इसे यहाँ पर हम बोलते हैं आपके वेस्टर्न घाट्स। क्या बोलते हैं इसे हम, वेस्टर्न घाट्स। अब पता है मुझे अभी नहीं मिलेंगे, जैसे मान लो ये वाला है, ये सारे के सारे क्या आपके वेस्टर्न घाट्स है। समझ में आ गया। अच्छा अब देखो क्या कह रहे हैं, क्या बोला गया है इसमें अब कि वेस्टर्न घाट में क्या है। देखो हमने कहा बहुत हाई बायोडाइवर्सिटी है, एंड मैंने बताया हुआ जब भी मैं बायोडाइवर्सिटी का यूज कर रही हूँ, उसका मतलब है, बायो का मतलब है नेचर, और डाइवर्सिटी का मतलब है बहुत अलग अलग प्रकार के, यानी कि बहुत अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स के स्पीशीज पाए जाते हैं यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स में। तो बहुत सारा स्पीशीज है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमने कहा मेजर सोर्स है पानी का साउथ इंडिया का, क्योंकि देखो आपको पता है इसी वेस्टर्न घाट में से, जो यहाँ पे वेस्टर्न घाट है ना आपके, इस तरीके से इन्हीं में से कुछ मेजर रिवर्स जो है, जैसे कि गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, वो यहीं से निकलती है और यहाँ पे आके डेल्टा वगैरह फॉर्म करती है, वो समझा चुकी हूँ मैं चैप्टर में ही। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ये पानी का साउथ इंडिया का, ठीक है। मैंने कहा काफी पुराने भी हैं, हिमालय से पुराने हैं, पता है आपको, है ना, हिमालय से भी पुराने हैं, और हमने देखा अरावली हिल्स भी बहुत पुराने हैं, डेक्कन प्लेट्यू तो बहुत ही पुराना है। तो ये सब चीजें बहुत पुरानी है, इवन हिमालय से भी। लश एवरग्रीन मतलब बहुत घने घने से यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जंगल है। मिस्ट कवर्ड, मिस्ट क्या होता है आपने देखा है, एक सेकंड दिखाती हूँ आप लोगों को, रुको। मिस्ट देखो, ये जो उड़ रहा है ना हवा में, इसे हम बोलते हैं मिस्ट, मतलब, और एक और मेरे पास पिक्चर आई थिंक नहीं है, हाँ ठीक है, नहीं इसी को आप मान लो, इसी को हम ये वैसे ये तो खैर क्लाउड भी लग रहा है देखने में काफी। मिस्ट का मतलब होता है, आपने फॉग देखी है ना, अगर आप कहीं आप अगर नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो आप लोगों ने फॉग देखी होगी ठंड में, उस फॉग से जो और पतली वाली होती है ना, उसे हम बोलते हैं मिस्ट। एक बार सर्च कर लेना, मैं यहाँ पे पिक्चर लगाना भूल गई हूँ। अच्छा, तो मिस्ट कवर्ड पीक्स वगैरह यहाँ पे दिखा रखे हैं, बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स यहाँ पर होते हैं। जो हाईएस्ट पीक है कह रहे हैं वेस्टर्न घाट्स में, मतलब सबसे जो ऊंचा पीक है वो आपका है अनामुदी, जो कि 2695 है और जो कि केरला में है। अच्छा, आपको ये मैंने बता रखा है पहले भी कि हाईएस्ट पीक वर्ल्ड में कौन सा है, दैट इज माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, विच वॉज 8848 मीटर, यानी कि 8 किलोमीटर 8048 मीटर, ठीक है। ओके, अब देखो ये वो आपका वेस्टर्न घाट्स के ऊपर छोटा सा नोट हो गया, ये शॉर्ट नोट। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। कहते हैं लुक एट 2 मैप्स ऑफ इंडिया फिजिकल पॉलिटिकल, जो कि आपके बुक के एंड में दे रखे हैं। फिजिकल मैप कौन सा होता है जिसमें इंडिया के फिजिकल फीचर दिखा रखे होते हैं, माउंटेन है, रिवर्स है, डेजर्ट है, कहाँ पे क्या है वो सब चीजें। और पॉलिटिकल मैप कौन सा होता है, पहले भी बता चुकी हूँ, चैप्टर की शुरुआत में ही बता दिया था कि पॉलिटिकल मैप कौन सा होता है जिसमें इंडिया की स्टेट्स दिखा रखी हो, उसकी बाउंड्रीज दिखा रखी हो, नेबरिंग कंट्रीज यानी कि पड़ोसी देश कौन कौन से हैं वो सब चीजें दिखा रखी हो, वो हमारा होता है पॉलिटिकल मैप। तो आपको वो दोनों ही मैप देखने हैं और आपको ये देखना है, आइडेंटिफाई करना है उस जगह को जहां पे आप लोग रहते हो, कौन स्टेट में आप लोग रहते हो, कौन सा फिजिकल फीचर है वुड यू यूज टू डिस्क्राइब इट्स लोकेशन, और जहां पे आप लोग रहते हो वहां पे कौन सा फिजिकल फीचर का आप इस्तेमाल करोगे बताने के लिए कि हाँ भाई, फॉर सपोज मैंने बताया है कि अगर आप लोग दिल्ली में रह रहे हो, पंजाब में, यूपी में, बिहार में, तो आप लोगों का जो फिजिकल फीचर है वो कौन सा है, नदर्न प्लेन्स है। अच्छा, अगर आप लोग ऊपर रहते हो, नॉर्थ इंडिया में रहते हो, जो जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, वहां रहते हो अगर आप लोग, तो वहां पे आपके हिमालयन माउंटेन्स है, लद्दाख वगैरह में रहते हो। तो अगर आप लोग अच्छा साउथ इंडिया में रहते हो, नीचे वाला पार्ट है, तो वहां पे पेनिनसुलर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू तब है अगर आप लोग महाराष्ट्र में रहते हो तो, ठीक है। अब बाकी आप जो बाकी एरिया है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू में आ जाएगा। अगर आप लोग कोस्ट पे रहते हो, जो कोस्ट वाली जगह है ना, बिल्कुल ये कॉर्नर वाले जो प्लेसेस हैं, बिल्कुल आप मान लो इनके बिल्कुल कोस्ट तटों पे रहते हो, बिल्कुल
बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर्स पे अगर आप लोग रहते हो तो आपको पता होगा, बिल्कुल आप लोगों ने काफी ज्यादा क्लोज से देखे होंगे टॉर्नेडो वगैरह, साइक्लोन वगैरह आते हुए, तो वो आपका कोस्टल प्लेन है। और अगर आप लोग यहाँ रहते हो डेजर्ट में, वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान के, तो वो आपका डेजर्ट वाला पार्ट है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मैंने बता दी थी कि अगर आप लोग इन जगहों पे रहते हो तो आपके फिजिकल फीचर ये वाले हैं, और ये आप मैप में देखकर भी अंदाजा इस चीज का लगा सकते हो, आप इस चीज को यहाँ पर समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अक्रॉस इंडिया। भाई पूरे इंडिया में खाने को प्रिजर्व करने के तरीके जो है वो अलग अलग है, अडेप्टेड टू लोकल कंडीशन। भाई अगर उस कंडीशन, मान लो तो खाने को प्रिजर्व क्यों करना होता है, आप ना अपने घर में फॉर सपोज कोई भी आप चीज बना रहे हो घर में, हमारे घर में वो 2 से 3 दिन में खराब हो सकते हैं। घर में कोई चीज पकाई है या हमने कोई DIY करा है, फॉर सपोज अगर आप एग्जाम्पल के लिए गर्ल्स जानती होंगे, कुछ बॉयज भी जानते होंगे, घर में ना हम लोग कहीं बेसन लगाते हैं कभी कभी। अब आप उस बेसन को 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, गर्मियों में तो मैक्सिमम 4 दिन आप उसको रख लोगे ना, 2-3 दिन भी वो खराब हो जाएगा। वो क्यों खराब होगा, क्योंकि उसमें ऐसे केमिकल्स या कुछ प्रिजर्वेटिव्स नहीं मिले जो कि उसको बचा के रखेंगे, उसको सेव रखेंगे, कई कई महीनों तक चलाएंगे। अब फॉर सपोज आप बाहर से कोई चीज लेकर आते हो, आप कोई उपकरण लेकर आए हो, आप कोई फेस वॉश लेकर आ रहे हो, आप कोई फेस मास्क लेकर आए हो, कुछ भी आप लेकर आए हो, ठीक है, तो वो क्या, वो बहुत टाइम चलता है, 1 महीना 2 महीने वो चलेगा। क्यों चल रहा है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए हैं। सेम ऐसे ही बात आती है खाने की, खाने को भी प्रिजर्व करना पड़ता है। आप खाने को अगर बाहर रखोगे तो खराब हो जाएगा, अगर आप उसे फ्रिज में रख दोगे तो तब भी चल जाएगा 2-3 दिन तक, लेकिन बाहर रखा छोड़ दोगे गर्मी में तो खराब हो जाएगा। इसलिए खाने को भी हमें क्या करना होता है, प्रिजर्व करना होता है। अब जो आप बाहर से पैकेज फूड लाते हो, बना हुआ फूड लाते हो, वो तो कई कई महीनों तक प्रिजर्व रहता है, उसमें ऐसे कुछ टेक्निक्स वगैरह मिली होते हैं जिससे हम खाने को प्रिजर्व करते हैं, ताकि खाना जो है बचा रहे, उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो खराब जल्दी से खत्म ना हो, वो बची रहे, लंबी हो सके शेल्फ लाइफ। इसलिए लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें ऐसे टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है। अगर हमें पता है हमारे एरिया में बहुत ज्यादा ठंड रहती है तो हमें ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि उसमें नॉर्मल टेम्परेचर रख सके उस चीज का, ताकि वो चीज जो है बची रहे। अगर हमको पता है हमारे यहाँ बहुत गर्मी रहती है तो हमें उसमें ऐसे कुछ केमिकल्स का, ऐसे कुछ प्रिजर्वेटिव्स क्या है, जिस भी चीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज को प्रिजर्व करने के लिए, बचा के रखने के लिए, तो ऐसे प्रिजर्वेटिव्स का यूज करना पड़ेगा जो कि उसको थोड़ा ठंडा रख सके। बेसिकली बहुत गर्मी अगर रहती है हमारे यहाँ तो उन्हें हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। तो लोकल कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है। आपको क्लास में एक प्रोजेक्ट करना है, आपको खाने को प्रिजर्व करने के अलग अलग तरीके ढूंढने हैं, सॉरी, और हिंट रखा है आपको, ड्राइंग वेजिटेबल्स व्हेन दे आर इन सीजन फॉर यूज ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। भैया अगर हम मान लो अगर हमें खाने को, कई बार एक हिंट दे रखा है कि कई बार हम ना खाने को ड्राई करते हैं बहुत, अगर खाने में पता है मॉइस्चर काफी है तो उसको बहुत टाइम तक रखने के लिए हम उस खाने को ड्राई करना पड़ता है। हिंट दे रखा है खाने को प्रिजर्व करने की टेक्निक का। देखो क्या कह रही हूँ मैं, फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स जो है स्पेसिफिक फूड आइटम के लिए अलग अलग होते हैं, डिफरेंट वेरी करता है वो। डिजायर्ड शेल्फ लाइफ, आपको उसे कितने टाइम तक चलाना है, आपको चाहिए 1 महीना चल जाए बहुत है, इतना ही शेल्फ लाइफ रहेगी इसकी, आप चाहो नहीं ये तो बहुत लेट तक खत्म होने वाली चीज है, इसे इतना यूज नहीं करेंगे, तो हम एक एक ड्रॉप लगाते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसको 1 साल तक कम से कम चलना चाहिए, इसकी शेल्फ लाइफ 1 साल होनी चाहिए, 6 महीने हो, 3 महीने हो, 1 महीने। और टेक्नोलॉजी जितनी अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम खाने को प्रिजर्व कर पाते हैं। आप देखो कॉमन टेक्निक्स कौन कौन, सबसे पहले है ड्राइंग। खाने को अगर पता है हमें उसमें मॉइस्चर है, उसमें पानी है, तो हम उसको सुखाते हैं बाहर एटमॉस्फेयर में, उसको हम फ्रीज करते हैं। अगर हमें ये लगे कि भाई खाने को जो है प्रिजर्व होने की, फ्रीज करने की जरूरत है तो हम खाने को फ्रीज कर देते हैं। अच्छा 1 सेकेंड जस्ट रुकना, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ ठीक है, ओके। खाने को हम यहाँ पर अच्छा फ्रीज करते हैं। सोल्टिंग करते हैं यानी कि हम उसमें से जो नमक की मात्रा है ना उसको उसमें से हम कम कर देते हैं। पिकलिंग करते हैं, उसमें से हम कुछ सामान को उसमें निकाल के उसको प्रिजर्व करते हैं। फर्मेंटेशन कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, पेस्चराइजेशन करते हैं। आपको सारे नहीं लिखने इसके अंदर, आप फर्मेंटेशन मत लिखना, आप स्मोकिंग कैनिंग मत लिखना, आप बस ड्राइंग लिखो, फ्रीजिंग लिख लो, सॉल्टिंग लिख लो, पिकलिंग लिखो और पास्चराइजेशन, दूध को करते हैं ना, दूध को हमें उबालते हैं, उस तरीके से पकाते हैं उसको ताकि उसके नेचुरल रिक्वायरमेंट्स भी, जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी खत्म नहीं होने चाहिए और साथ साथ जो है आपकी जो उसकी क्वालिटी है वो बनी रहे, लेकिन हम जो उसमें न्यूट्रिएंट्स है वो बने रहने चाहिए, लेकिन हम उसको उबाल भी देते हैं। तो ये सब जो मेथड्स है ना, हम क्या करते हैं, इन सबका मेन काम क्या होता है, माइक्रोबियल एक्शन जो है, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ हो सके, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सके, हम उसको रोक सके, जो एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है हम उसको ठीक कर सके, ऑक्सीडेशन हो सकते हैं ताकि खाना जो है खराब ना हो। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं।
ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका? कह रहे हैं डिस्पाइट हैविंग सच डिफरेंट रीजन्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, प्लेन, कोस्ट, भाई इतनी सारी चीजें है ना हमारे इंडिया में, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंडिया एक कंट्री है। हाउ डू यू थिंक आवर ज्योग्राफी हैज हेल्प यूनाइट पीपल? आप कैसे लगता है कि हमारी इतनी ज्योग्राफी होते हुए भी इस ज्योग्राफी ने हेल्प करी है हम सबको यूनाइट रखने में? कैसे करिए देखो, हमने यहाँ पे कहा इंडिया के बहुत डाइवर्स फीचर्स हैं, लेकिन फिर भी ये सब एनकरेज करते हैं हर एक रीजन की वेरिएशन को, डिफरेंसेस को, और इसलिए इन सबका यूनिटी को बनाए रखने में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि हम सबके पास नेचुरल रिसोर्सेज शेयर करते हैं। हम सब उसी माउंटेन से आए हुए पानी को देख रहे हैं, हम सब डेजर्ट में जाते हैं, हम सब कोस्टल प्लेन्स में जाते हैं, तो हम सबका जो कल्चर है, हम लोगों की जो ये फीलिंग है ना, ये नेचर के द्वारा बनाए रखने वाली, ये सब बनी हुई है हमारी एग्रीकल्चर साइकिल से। भाई जो भी नदर्न प्लेन से प्रोड्यूस होता है या फिर जो भी आपके कोस्टल एरियाज में यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, डेल्टा वाली जगहों पर जो आपके अलग अलग वेस्ट बंगाल में कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, ये हम सब खा रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि जो चीज नॉर्दर्न इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स में प्रोड्यूस हो रही है वो सिर्फ वहीं के लोग खा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब चीजों ने हम लोगों को काफी बांध के रखा हुआ है। कहते हैं ये जो फैक्टर्स है ये ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं। ट्रेड का मतलब क्या? एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना, ये सबको बहुत करते हैं। कम्युनिकेशन को करते हैं, भाई बातचीत को, ये सब चीजों को यहाँ पे काफी फैसिलिटेशन करते हैं इसका। कल्चर इंटीग्रेशन, भाई कल्चर को बनाए रखना, कल्चर को बनाए रखने का काम भी ये करते हैं। हमारा जो कल्चर है इसको ये हमें एक साथ बांध के रखता है। हमारे इतने डिफरेंट कल्चर है, कहीं पे कुछ मनाते हैं, कहीं पे अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, अलग डांस है, फोक डांस है, सब चीजें हैं। आपने देखा होगा आपके यहाँ पे अलग डांस होगा अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो नॉर्मल डांस, अगर आप लोग साउथ इंडिया में रहते हो, साउथ इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में वहां का अलग अलग डांस प्रिपेयर होता है। भाई कहीं पे कुचिपुड़ी हो रहा है, कहीं पे कथक है, कहीं पे कथकली है, बहुत अलग अलग डांसेस हैं, लेकिन तब भी हमारी यूनिटी बनी हुई है। क्या ऐसा होता है कि हम डांस को देखकर ये कहें चल क्या बकवास डांस है? नहीं ना, बल्कि हम देखते हैं कि हमारे इंडिया का कल्चर है ये हम सबको एक साथ रखा हुआ है। इसने कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, कितने खूबसूरत तरीके से इस डांस को परफॉर्म करा गया विद इन लिमिट्स। ठीक है, तो इसलिए हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में हमने आइडेंटिटी को शेयर करा है, और इसलिए हम जो सब लोग हैं वो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं अपने कल्चर, अपनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप लोग उसको पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच। देखो यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर हो गया कंप्लीट, एंड इसके क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने कर लिया है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो, और कुछ और बताओ, कोई और वीडियो आपको चाहिए तो आपके लिए हाजिर हो जाएगी। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं आपके अगली वीडियो।